नमस्कार। एमडीएस यूनिवर्सिटी एमए फाइनल इकोनॉमिक्स में जो पेपर आपको पढ़ने हैं उनका परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। पहला पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। दूसरा पेपर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त। तीसरा है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद दो पेपर ऑप्शनल हैं। जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनमें जो चॉइसेस हैं वो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स एंड डिसर्टेशन। इनमें से कोई भी दो पेपर आप ले सकते हैं। आज जिस पेपर के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वह है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त। इसका जो इनिशियल जो यूनिट्स हैं उसमें आपको पढ़ना है। यूनिट 1 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में द प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शुद्ध सिद्धांत, जिसमें तो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का सिद्धांत, और उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में उसमें ये मुख्य सिद्धांत पढ़ने हैं आपको। तो ये जो प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुद्ध सिद्धांत है, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार की दो भिन्न भिन्न प्रकार माना था। उनकी परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होता है। इसके विपरीत आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है। इस प्रकार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर राजनीतिक सीमाओं पर आधारित होते हैं। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की राजनीतिक सीमा को पार कर जाता है, जबकि आंतरिक व्यापार में ऐसा नहीं होता। ऐसी भिन्नता के संदर्भ में ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पृथक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एडम स्मिथ ने इसे निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत बताया था और रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत इस संदर्भ में प्रतिपादित किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपको प्योर थ्योरीज में पढ़ना है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में अंतर होने के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत बनाना जरूरी हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। इसके लिए इनके बीच में हमें यह जानना जरूरी है कि दोनों में समानता क्या होती है और दोनों में भिन्नता क्या क्या होती है। अब हम जानेंगे कि अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सिमिलैरिटीज या समानताएं क्या होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार दोनों में ही वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। मुद्रा केवल माध्यम का कार्य करती है जिसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय सरल हो जाता है। व्यापार हमेशा ही ऐच्छिक होता है, चाहे वह आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर इसमें दो पक्ष होते हैं दोनों ही व्यापारों में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पक्ष राष्ट्र होते हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है और इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार हो रहा है, जबकि आंतरिक व्यापार में ये पक्ष व्यक्ति होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये पक्ष व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वे अलग अलग राष्ट्रों में रहते हैं। इस प्रकार जब सरकार स्वयं वस्तुओं का आयात और निर्यात करती है तो ऐसे समय में वह भी व्यापारी की तरह काम करती है। विशिष्टीकरण जो श्रम विभाजन का परिणाम होता है, जब एक देश एक राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो देश के अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन न करके उसी राज्य से वस्तु को खरीद लेते हैं। इस कारण
जब विभिन्न देश जब किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो वहां से वह वस्तु अन्य देशों को जाने लगती है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों का उद्देश्य कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो राष्ट्र या पक्ष अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात करते हैं और दूसरे की आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। अब एक ही देश में जब विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी व्यापार करते हैं तो उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बनते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब दो देश एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इसलिए ओहलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशिष्ट रूप मात्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार और अंतरक्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानताएं अब क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो असमानताएं हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतरक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक ऐसी विभेदक विशेषताओं को बताया जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत के प्रतिपादन जरूरी समझा गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन के साधन का दो राष्ट्रों के मध्य अगतिशील होना होता है, अर्थात उत्पादन के साधन एक देश से दूसरे देश को जाने की अपेक्षा एक देश में ही एक भाग से दूसरे भाग को अधिक सुगमता से आ जा सकते हैं, किंतु विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अनेक बाधाएं होती हैं। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति आदि की भिन्नताओं के कारण दो राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते हैं और गतिशीलता के अभाव में इनकी कीमतें भी असमान होती हैं। इस प्रकार आंतरिक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न होता है। दो देशों के मध्य भिन्न भिन्न राष्ट्रीय नीतियां होती हैं। प्रत्येक देश अपनी आंतरिक व्यवस्था में दूसरे देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता और अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है, जैसे सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, बैंकिंग नीति, करारोपण, आयात निर्यात शुल्क, सामाजिक बीमा, मजदूरी का नियम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिमय और मौद्रिक नीतियां आदि। एक देश में या भिन्न भिन्न राज्यों में ये नीतियां एक सी हो सकती हैं, जबकि दो देशों के में अलग अलग होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच भौगोलिक दूरी के अतिरिक्त भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, आदत, रुचि, माप तौल, बिक्री की शर्तों आदि के संबंध में अंतर पाया जाता है। यातायात के साधनों की तीव्र गति होने के बाद भी लंबी दूरी को तय करने में पर्याप्त समय लग जाता है। राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल भेजने में अधिक समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयों के मध्य विनिमय क्रिया होती है, जबकि आंतरिक व्यापार में राजनीतिक इकाई एक ही होती है। वर्तमान में राष्ट्रवाद के अधिक बढ़ने से प्रत्येक देश ऐसा काम करता है जिससे अपने राष्ट्र का लाभ हो। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के हित को विश्व के नागरिकों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान करता है। इस प्रकार एक देश में एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो विभिन्न देशों के शामिल होने के कारण भिन्न कानून लागू होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वालों को न केवल अपने देश के कानूनों को जानना आवश्यक होता है, बल्कि दूसरे देश के कानून भी जानने होते हैं। न केवल भिन्न देशों के कानूनों का ज्ञान होना पर्याप्त होता है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक होता है कि ये कानून किस प्रकार कार्यशील होते हैं। विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियां अलग अलग होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न देशों की राजनीतिक इकाइयों के पृथक पृथक होने से कानून अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देश में सामाजिक और व्यापारिक रीतियां भी अलग अलग होती हैं, बल्कि कभी कभी एक दूसरे के प्रतिकूल भी होती हैं।
अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह आवश्यक होता है कि उन देशों की सामाजिक और व्यापारिक रीतियों और व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए जिनसे व्यापारिक संबंध बनना है। इसके बिना व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना कठिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश अपने हितों को ध्यान में रखकर विनिमय और व्यापार नियंत्रण रखते हैं, किंतु आंतरिक व्यापार में विनिमय नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता है। विश्व की प्रत्येक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से भिन्न होती है। उसका मूल्य भी प्रत्येक देश में अलग अलग होता है। देश के भीतर लेन देन का व्यवहार एक ही प्रकार की मुद्रा से किया जाता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं। इस प्रकार आंतरिक व्यापार में केवल एक ही मुद्रा अर्थात आंतरिक मुद्रा का प्रश्न उत्पन्न होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो मुद्राओं का प्रादुर्भाव होता है, आंतरिक और बाह्य मुद्रा। जैसे इंडिया और अमेरिका अगर आपस में व्यापार में संलग्न होते हैं तो इंडिया में तो रुपया चलता है जबकि अमेरिका में डॉलर चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखते हुए इनकी विनिमय दर क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, इसको ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आप आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें एक्सचेंज रेट से संबंधित सिद्धांत भी पढ़ेंगे। मौद्रिक संस्थाओं में अंतर होता है। जिस प्रकार भिन्न देशों में मुद्रा प्रणाली में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों की मौद्रिक संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली में भी अंतर होती है। कुछ देशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे अमेरिका और जापान में आयात और निर्यात बैंक। अन्य देशों को आंतरिक वित्त प्रदान करने वाली मौद्रिक संस्थाएं ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त का प्रबंध भी करती हैं। इन सभी मौद्रिक संस्थाओं की साख, रोजगार, कीमत, ब्याज दर आदि नीतियों में अंतर होता है तथा इनकी कार्य पद्धति भी अलग अलग होती है। इसके विपरीत एक देश में व्यापार में सहायक मौद्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति और नीतियां प्रायः समान होती हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अंतर रहता है। आंतरिक व्यापार में परिवहन की समस्या आसानी से हल हो जाती है क्योंकि एक देश के अंदर सभी प्रकार के यातायात के साधन सुलभ होते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतः माल जल या वायु परिवहन द्वारा लाया जाता है। साथ ही लागत व जोखिम भी अधिक होती है। कई बार तो राजनीतिक कारणों से परिवहन समस्या और बढ़ जाती है। जैसे नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है जो कृत्रिम है, अतः अब भारत अनुमति न दे तो नेपाल विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यापार की हर वस्तु भारत से होकर ही आ जा सकती है। भुगतान की समस्या भी आती है। आंतरिक व्यापार में क्रेता और विक्रेता के बीच भुगतान की सरलता होती है क्योंकि लेन देन मुद्रा में होता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या जटिल होती है क्योंकि क्रेता और विक्रेता के देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। व्यापार की शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, जबकि आंतरिक व्यापार में व्यापार की शर्तें प्रायः स्थिर रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे आंतरिक व्यापार में जो नहीं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का आवागमन, यूरो डॉलर आदि समस्याएं जो संपूर्ण विश्व की समस्याएं हैं। इस प्रकार आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त अंतर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भी यही मत था, किंतु अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों, जिनमें ओहलिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया। उनके मत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अब ओहलिन ने क्यों बताया कि एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट अवस्था है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। उनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के लिए भी वही सिद्धांत लागू किया जा सकता है जो अंतरक्षेत्रीय व्यापार की व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि अंतरक्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
के लाभ और हानियां क्या हैं? हम यह कह सकते हैं कि अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं है, और जो कुछ अंतर है वह किस्म का नहीं बल्कि अंश का होता है। इसलिए जो सिद्धांत अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण के लिए भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है, मूल्य संबंधी जो सिद्धांत एक देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के अस्तित्व का विश्लेषण करता है, वही सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ को हम दो तरह से बांट सकते हैं, आर्थिक लाभ और गैर आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ, जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लाभ सम्मिलित किए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण कुल विश्व उत्पादन अधिकतम किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें उसे अधिकतम योग्यता और कुशलता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की अनुकूलतम दशाएं प्राप्त हो जाती हैं और उत्पादन अधिकतम होता है। इस प्रकार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। फिर प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। प्रत्येक देश में कुछ विशेष प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे उत्पादन में वह देश विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। औद्योगिकरण को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ावा मिलता है। और औद्योगिकरण के लिए जब किसी देश के पास किसी वस्तु जैसे कच्चा माल, मशीन आदि का अभाव होता है, तो उसे विदेशों से आयात करके पूरा किया जा सकता है। उत्पादन विधि में सुधार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवस्था में विदेशी प्रतियोगिता के भय के कारण देश के उत्पादक अपनी उत्पादन विधियों में सुधार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि तभी वे अपने वस्तुओं का उत्पादन अधिक अच्छा और कम लागत पर करने और बाजारों को बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन में निरंतर सुधार होता रहता है, जिससे संबंधित देश को उत्पादन के क्षेत्र में लाभ होता है। और विदेशी व्यापार के द्वारा उपभोक्ता को न केवल वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो स्वयं उसके देश में नहीं होती, बल्कि वह वस्तुएं जो उन देशों से खरीद सकता है जहां उसकी कीमतें न्यूनतम होती हैं, और वे भी उसे प्राप्त होती हैं, जिससे मानव समाज के रहन सहन में वृद्धि हो जाती है। संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। बाढ़, अकाल, महामारी जैसे संकट के समय एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का आयात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में प्रतियोगिता होती है और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व के सभी देशों में कीमतों में समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे सभी देशों को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले गैर आर्थिक लाभ क्या होते हैं, उनको हम जानते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सांस्कृतिक महत्व होता है। इससे दो देशों के बीच व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल एक देश से दूसरे देश को जाते आते रहते हैं, तो भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे एक दूसरे के निवासियों के रीति रिवाज, राजनीतिक आचार विचार के संबंध में ज्ञान बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, परस्पर अच्छे संबंध बनते हैं, जिसके कारण आपसी सहायता की भावना सभी देशों में जागृत हो जाती है और राजनीतिक शांति में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सिर्फ लाभ ही होता है, इससे हानि भी हो सकती है। अब इससे विदेशी देश में खनिज पदार्थों की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि विदेशी व्यापार के लिए खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, पेट्रोल आदि अधिक मात्रा में निर्यात किए जाएंगे, तो वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, जिसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव देशी उद्योगों पर पड़ता है, जिससे वे खत्म हो जाते हैं। विदेशी व्यापार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर किया जाता है, अर्थात देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है
जो और देशों के मुकाबले वह कम कीमत पर उत्पादित कर सकता है। इस प्रकार देश में सभी उद्योग धंधों का विकास ना होकर केवल कुछ ही उद्योग धंधों का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय द्वेष और युद्ध को जन्म देता है, क्योंकि बाजारों के लिए पक्षपात किया जाता है, युद्ध लड़े जाते हैं और उपनिवेशों की स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विदेशी पूंजीपति और राजनीतिज्ञ देश की भूमि पर अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं और देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई उत्पादक विशेषतः बहुराष्ट्रीय निगम अपने माल का निर्यात करने के लिए आयातक देशों के अधिकारियों को रिश्वत दिया करते हैं, जिससे वे उसका ही माल खरीदें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश की संस्कृति पर बुरे सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं। एक देश का निवासी किसी दूसरे देश से हानिकारक व विलासिता संबंधी वस्तुओं का आयात करने लगते हैं और दूसरे देश के निवासियों के संपर्क से सोचने और कार्य प्रणाली के ढंगों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। ये कुछ मुख्य चीजें बातें थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों जरूरी होता है, उससे लाभ और हानियां क्यों होती हैं, और अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग अलग सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों होती है। यह एक आधा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया। आगे के चैप्टर्स में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शुद्ध सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।